आज सुनवाई। पिछले 3 सालों से फैसले का किया जा रहा है इंतजार। 18 सितंबर 2022 को हुई थी अंकिता की हत्या। भारत का नाम रोशन करते हुए हल्द्वानी की नव्या पांडे ने रचा इतिहास। जू जित्सु चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। सीएम धामी ने फोन कर नव्या को दी बधाई। दून को मिलेगा पहला योग पार्क। केदारपुर में किया जा रहा योग पार्क का निर्माण। पार्क में कराई गई ओपन योग स्पेस की सुविधा। प्रदेश में कोरोना का मिला एक और संक्रमित। अब तक आए 11 संक्रमितों में से 5 बाहरी राज्यों के। वर्तमान में राज्य में कोरोना के 2 मरीज अटके। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। अंकिता हत्याकांड मामले में आज सुनवाई। पिछले 3 सालों से फैसले का किया जा रहा है इंतजार। 18 सितंबर 2022 को हुई थी अंकिता की हत्या। यमकेश्वर ब्लॉक स्थित मनतरा रिजॉर्ट में थी रिसेप्शनिस्ट। एसआईटी ने दाखिल की थी 500 पेज की चार्जशीट। कोर्ट के बाहर तैनात की गई भारी पुलिस फोर्स। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज मामले में सुनवाई भी होनी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या हुई थी। यमकेश्वर ब्लॉक स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी अंकिता, और यही बताया जा रहा है कि अंकिता की हत्या की गई थी। कोर्ट के बाहर भी भारी पुलिस बल आज तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अंकिता हत्याकांड में आज सुनवाई भी होगी। और पिछले 3 सालों से इस फैसले का इंतजार भी किया जा रहा है। की मृत्यु की गई थी, ये भी बात सामने आई थी। और ऐसे में अंकिता हत्याकांड मामले में आज सुनवाई भी होगी। तो कोर्ट के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर अंकिता हत्याकांड मामले में आज सुनवाई भी होगी। और लंबे समय से इस फैसले पर इंतजार भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और संवाददाता अमित रतूड़ी तो आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से इंतजार भी किया जा रहा है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आज किस तरह का फैसला सुनाया भी जा सकता है और सबकी निगाहें किस तरह से टिकी हुई भी हैं इस फैसले पर? देखिए विशाल, आपको बताऊं कि आज जो है कोर्ट जो अपर एवं सत्र न्यायालय कोर्ट है कोटद्वार, वो एक अहम फैसला सुनाने जा रहा है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। ये हत्याकांड 18 सितंबर 2022 को हुआ था, जिसके पश्चात उसकी सुनवाई हुई। आरोपी ने जो है पुलकित आर्य, जो बीजेपी के एक नेता के बेटे बताया जा रहा है, इसके साथ साथ उनके दो साथी थे, जो उसी वनंतरा रिजॉर्ट में घटना जहाँ हुई थी, भास्कर और पुलकित आर्य की हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने इसको जो अंकिता भंडारी को जो है सीधा नहर में धक्का देकर मार डालने के इनके ऊपर आरोप लगे थे। साथ ही साथ इनके ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होंने गलत कार्य करने के लिए प्रेरित किया अंकिता भंडारी को, जिस पर उसने मना किया। उसके पश्चात इन्होंने सीधा जो बैराज है, नहर है, वहां पर इसको धक्का देकर मार दिया गया, मारा। जिसके पश्चात पूरे देश भर में और बात करें राज्य में तमाम लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। जिसके पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की जांच को एसआईटी को सौंपा। एसआईटी ने 3 साल के दौरान अपने, अगर हम बात करें तो उस दौरान 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट पेज की दाखिल करने पे कोर्ट में तमाम गवाह पेश किए थे। 97 गवाह में से
47 गवाहों को पक्षकार बनाया गया था, जिन्होंने अपने विभिन्न तरीके से गवाही दी है। और आज हम बात करें तो आज बड़ा दिन है अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर कि कोर्ट क्या फैसला इन तीनों जो आरोपी हैं जो बंद हैं जेल में, इनको क्या फैसला सुनाती है। और हम कोटदार जो कोर्ट है जो आप फैसला सुनाएगी वहां की हम बात करें तो पूरी कोर्ट परिसर की हम बात करें, कोटदार शहर की हम बात करें तो इसको जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पौड़ी से, देहरादून से, हरिद्वार से जो तमाम जो पीएससी की हम बात करें, पुलिस फोर्स की बात करें हम, सारे लोग, सारे जो पुलिस कर्मी है वहाँ पर जो है पुलिस कर्मियों को वहाँ पर ड्यूटी पर तैनाती कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो आज इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है कि क्या कोर्ट फैसला सुनाती है। हालांकि अगर हम बात करें तो अंकिता भंडारी के जो परिजन है, उसके जो पिता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें फांसी की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि अब आज जो कोर्ट फैसला सुनाती है वो क्या कुछ फैसला सुनाती है। तो बड़ा दिन है अंकिता भंडारी हत्याकांड केस को लेकर, तो उसमें देखने वाली बात यही होगी कि अब कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, जो कि आज देर शाम तक इसका फैसला हो जाएगा। अमित, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि माता पिता भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और कई बार क्योंकि देखा भी गया है कि वो दर दर भटके भी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, किस रूप में वो देखा भी जा रहा है और लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं उनके साथ जुड़ी हुई। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर जो अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं वो चूंकि एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, श्रीकोट जो श्रीनगर के पास पड़ता है वहाँ पर डोब गांव है, वहाँ से ताल्लुक रखते हैं। और अंकिता भंडारी क्योंकि वो एक अपने घर का खर्चा वहन करने के लिए वो वनंतरा रिजॉर्ट जो कि गंगा भोगपुर यमुनेश्वर ब्लॉक में पड़ता है वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट का काम करने के लिए गई थी। 20 ही दिन उसने काम किया था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या करने के बाद जब उसके परिवारों को उसकी जानकारी नहीं मिली तब उसको खोजबीन की गई और चीना नहर में उसको मौत की उसकी पुष्टि हुई थी। जिसके बाद जो है तमाम सामाजिक संगठनों की बात करें, हम विपक्षी दलों की बात करें, तो सभी लोग सड़कों पर उतर गए थे। तमाम तरीके के धरना प्रदर्शन लोगों ने भी किए, उनके माता पिता ने भी किए। आखिर जिसको लेकर सरकार ने जो है पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी। एसआईटी ने अपने 500 पेज की चार्जशीट बनाई। चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट में इस पर घेराव होती रही और आज जो है कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। तो लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और लोगों का भी यही कहना है और हर कोई यही चाहता है कि जो आरोपी हैं उनको जो है कम से कम फांसी की सजा हो और जितनी अधिक सजा होगी और उतने ही उसको न्याय मिल पाएगा अंकिता भंडारी को। जी विशाल। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जी जित्सु में भारत का नाम रोशन करते हुए हल्द्वानी की नव्या पांडे ने इतिहास रच दिया है। जॉर्डन की राजधानी ओमान में आयोजित 9वीं एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप में नव्या ने 45 किलो भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस ऐतिहासिक जीत से न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में गर्व की लहर दौड़ गई है। नव्या पांडे जू जित्सु खिलाड़ी के रूप में एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। नव्या की इस उपलब्धि पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं उन्हें फोन कर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने नव्या से शीघ्र ही मुलाकात करने की भी बात कही है। बहुत अच्छा आपने जो है जो ये उपलब्धि हासिल की है, इससे केवल देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लोगों को गर्व है, हम लोगों को, और बहुत खुशी हुई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं, जब आप आएंगी तो हम लोग भेंट भी करेंगे और मेरी तरफ से आपके सभी कोचेस को भी, सभी साथियों को, माता पिता को, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा तो पूरा दिन बन गया सर आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए बहुत अच्छा। अभी वापस लौट गई कि अभी वहीं है? हाँ जी सर, मैं बस हल्द्वानी आ गई हूँ सर, कल ही पहुंची हूँ। अरे चलो चलो ठीक है, फिर किसी दिन मैं उधर हल्द्वानी आता हूँ या नैनीताल आता हूँ तो मुलाकात करेंगे, ठीक है, भेंट करेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आपने नौकरी दी है मेरे को दरोगा पद। चलो चलो, मैं बहुत अच्छा। घर में माता पिताजी को भी मेरी शुभकामना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राज्य की 30 से ज्यादा दवाइयों के सैंपल हुए फेल, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई दवाइयों की गुणवत्ता मानकों में सही नहीं पाई गई है। CDSCO ने सैंपल जारी की जांच रिपोर्ट, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सैंपल की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। उत्तराखंड में 250 से अधिक फार्मा कंपनियों में बनती हैं दवाइयां। देश में कुल निर्माण में 20% उत्तराखंड में बनती हैं दवाइयां। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में 250 से अधिक फार्मा कंपनियों में दवाइयां बनाई जाती हैं।
और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये कार्य किया भी जा रहा था और अब किस तरह से इस पर निगाहें भी टिकी हुई हैं? देखिए विशाल, आपको बताएं कि जो अगर हम बात करें तो केंद्रीय औषधि प्रमाणीकरण नियंत्रण संगठन, जिसका काम ये होता है कि वो हर साल पूरे देश भर में जो दवा कंपनी, जो फार्मा कंपनी जो दवाइयाँ बनाती हैं उनकी गुणवत्ता की वो जांच करती है। उसी के तहत जो है अप्रैल माह में जो CDSCO यानी केंद्रीय औषधि प्रमाणीकरण नियंत्रण संगठन है, उसने राज्य के, अगर हम बात करें तो जो फार्मा कंपनी है उनसे सैंपल लिए थे, इकट्ठे किए थे और अपने प्रयोगशाला में उसको जांच के लिए भेजा था। प्रयोगशाला में जांच के पश्चात ये पाया गया कि ये सभी जो दवाइयां हैं ये गुणवत्ता में खरी नहीं उतरी है, मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं, जिसके पश्चात अब इन फार्मा कंपनियों में जो दवाइयां हैं इनको बैन किया जाएगा। फार्मा कंपनियों से स्पष्टीकरण, जवाब तलब भी किया जाएगा। अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में हरिद्वार, सेलकवी, काशीपुर, पंतनगर और रुड़की, यहाँ पर जो है करीब 250 से अधिक फार्मा कंपनियों में ये दवाइयाँ बनती हैं। अगर हम देश भर में बात करें तो कुल जो है विनिर्माण में 20% उत्तराखंड में बनती है, जो अपनी हिस्सेदारी वहाँ पर देता है। लेकिन जिस तरीके से दवाइयों की गुणवत्ता में कमी पाई गई है, गुणवत्ता में खरे नहीं उतरे हैं, तो इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। इसको लेकर जो अपर आयुक्त FDA हैं खाद्य के ताजपर जग्गी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सभी दवाइयों के जो है सैंपल इकट्ठा करने के बाद, एकत्रित करने के बाद इसको जांच के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन जो भी जांच में जो दवाइयों की जो कंपनियां हैं जिन्होंने मानकों पर जो खरे नहीं उतरे हैं, इन पर जो है लोग एक और हम रोक लगाएंगे, दूसरी ओर हम कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग, जो आम जनता है, जो मरीज हैं, उनकी जान से खिलवाड़ करते हुए ये कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं ये पाई गई हैं विशाल। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदेश में कोरोना का एक और मिला संक्रमित, अब तक आए 11 संक्रमितों में से 5 बाहरी राज्यों के। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में राज्य में कोरोना के 2 एक्टिव मरीज भी हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में संक्रमितों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि 5 जो लोग थे वो अन्य राज्यों के थे, जो कि उत्तराखंड आए हुए थे। और क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी जारी है, तो बड़ी संख्या में अब देश प्रदेश से तमाम जो लोग हैं वो पहुंच भी रहे हैं। और ऐसे में ये संक्रमण ज़्यादा ना बढ़े, इसको लेकर तत्परता से अधिकारी भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। तो वर्तमान में राज्य में कोरोना के 2 एक्टिव मरीज भी हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश में कोरोना का एक और मामला सामने आया है। और देहरादून से बड़ी खबर, UPCL ने फिर शुरू की पदोन्नति विवाद। जूनियर इंजीनियर्स ने वरिष्ठता सूची जारी करने को कहा। 30 मई तक किया जाएगा वर्क टू रूल के तहत काम। 3 जून तक शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक विभागीय मोबाइल बंद। 4 जून को हरिद्वार, 5 जून को हल्द्वानी में 1 दिवसीय सत्याग्रह, 8 जून को मुख्य अभियंता कार्यालय में 1 दिवसीय सत्याग्रह और 9 जून को ऊर्जा भवन मुख्यालय पर भी निकाला जाएगा कैंडल मार्च। इसी के साथ ही 11 जून से किया जाएगा कार्मिक अनशन। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 3 जून तक शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक विभागीय मोबाइल बंद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर UPCL ने फिर शुरू की पदोन्नति विवाद। जूनियर इंजीनियर्स ने वरिष्ठ सूची जारी करने को भी कहा है और 8 जून को मुख्य अभियंता कार्यालय में 1 दिवसीय सत्याग्रह भी किया जाएगा। तो 9 जून को ऊर्जा भवन मुख्यालय पर कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि परिवहन और अशोक लीलैंड के बीच हुए समझौते के बाद पतंजलि को 10,000 ट्रक मिलेंगे। हरिद्वार में पतंजलि फूड पार्क में कंपनी ने एक समारोह के दौरान 100 ट्रक पतंजलि को सौंपे। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने ट्रक चलाकर इन नए ट्रकों को पतंजलि परिवहन में शामिल किया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि पतंजलि परिवहन आने वाले समय में देश के बड़े संस्थानों में शामिल होगा और जल्द ही बसें भी देखने को मिलेंगी।
बता दें कि बाबा रामदेव ने इस बार योग दिवस हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाने का भारत की ऐलान एकता किया है। पर सबको एक रहना चाहिए। जहां तक भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सबको एक रहना चाहिए। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का प्रश्न है, वो प्रधानमंत्री जी और हमारी देश की सेनाएं भी कह चुके हैं कि ये जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी एक भरोसेमंद देश नहीं रहा है। कब उसकी सेना, उसके जनरल्स के दिमाग खराब हो जाए, कब वहां के पॉलिटिशियंस की गद्दी खिसकने लगे, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर वो सब भारत के ऊपर ही फिर अटैक करने लगते हैं और उसी से अपने सत्ता और अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश करते हैं। तो भारत को, मुझे लगता है, ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर तो लगातार जारी रखना ही पड़ेगा। देश भर में चल रही एक राष्ट्र एक चुनाव की बहस अब स्थानीय स्तर पर भी जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में विकासनगर में इस विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम में प्रदेश संयोजक और राज्य स्तरीय जलगांव परिषद के उपाध्यक्ष रमेश सिंह गढ़िया, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौजूद रहे। दोनों अतिथियों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार को समय की जरूरत बताया और इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम भी कहा है। विकासनगर में यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक हैं आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक प्रबुद्ध संगोष्ठी का आयोजन हुआ। आज देश भर में एक संशोधित विधेयक प्रस्तावित आया है और वन नेशन वन इलेक्शन में किस प्रकार से हम चुनाव प्रणाली में सुधार कर सकते हैं, चाहे वो निष्पक्ष चुनाव की बात हो, पारदर्शी चुनाव की बात हो, कम खर्चे की बात हो, या चुनाव एक साथ करा करके देश में विकास की रफ्तार बढ़नी चाहिए और एक विकसित भारत की जो हम लक्ष्य देश के सामने रखा है, तो इन चुनाव में सुधारों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ये देश की जनता के सामने विचारार्थ विषय आया है, तो इसी विषय में हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ के विकासनगर बहुत ही प्रबुद्ध जन यहाँ सब लोग आए थे, उनके सामने इस विषय को साझा किया है, उनके सुझाव भी मांगे हैं और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी देश के सभी राज्यों में जाकर के इस विषय पर सबके सुझाव आमंत्रित कर दे। आने वाले समय में ये सदन में आएगा और कानून बनकर के देश के सामने आने वाला है। चंपावत जिले के रीठा साहिब से एक दुखद घटना सामने आ रही है, जहां रीठा साहिब कार पार्किंग में कार्यरत मजदूर नौशाद लधिया और रतिया नदी के संगम में अपने साथियों के साथ नहाने गया था। वहीं नहाते समय नदी में डूब गया, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों की ओर से नदी से बाहर निकाला गया और तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चोड़ा मेहता भी पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों की ओर से इलाज के दौरान मजदूर को मृत घोषित कर दिया गया है। बुधवार को देहरादून सचिवालय में हुई धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट के फैसलों में जहां स्थानीय उत्पादों के बढ़ावे की बात हुई, वहीं स्थानीय युवाओं को रोजगार के साथ ही उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इसके अलावा 10 करोड़ तक के काम स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। गोल्डन कार्ड की नई व्यवस्था, औद्योगिक विकास जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों पर धामी कैबिनेट में मोहर लगी है। इस रिपोर्ट में देखिए। धामी कैबिनेट में लिए गए कई फैसले प्रदेश हित में मील का पत्थर साबित होंगे, इस बात को कहा जा सकता है। उत्तराखंड में योग नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत योग ध्यान केंद्रों को पहाड़ में 20 लाख और मैदान में 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि 5 नए योगा हब से करीब 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जहां एक और 2500 योग शिक्षक योग सर्टिफिकेशन से प्रमाणित होंगे, वहीं 10,000 से अधिक योग अन्वेषकों को होम स्टे, होटल में रोजगार मिलेगा। इससे राज्य में योग और ध्यान केंद्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। भी प्रस्तुत की गई थी आयुष विभाग के द्वारा, उसको भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई है। इसमें मुख्य तौर पे जो लक्ष्य है कि 2030 तक उत्तराखंड में कम से कम 5 नए योगा हब स्थापित किए जाएंगे और मार्च 26 तक राज्य के सभी आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसमें जो प्रोत्साहन और सुविधाएं जो दी जा रही हैं, जो नए स्थापित होने वाले और एक्सपेंशन करने वाले केंद्रों को पहाड़ी क्षेत्रों में 50% या 20 लाख तक की सब्सिडी और मैदानी क्षेत्रों में 25% या 10 लाख तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। और इसमें विशेष तौर पे जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील, कोलीढे झील को योगा हब के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य किया गया है। इसके अलावा योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो शोध को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपए तक प्रति परियोजना का अनुदान इसमें दिया जाएगा। कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद, मतलब कैबिनेट में अब आप योगा हब बनाएंगे। पिछली बार आप सलून बना रहे थे, इस बार आप योगा हब बना रहे हैं। उत्तराखंड तो वैसी देवभूमि है, सब लोग योगा करते हैं। योगा हब आप कैबिनेट में ऐसे फैसले करिए जिससे राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। कैबिनेट में ऐसे फैसले करिए जिससे कि राज्य में जो महंगाई से त्रस्त जनता है उसको महंगाई से कुछ राहत मिले। आप कैबिनेट में कुछ ऐसे फैसले करिए जिससे कि राज्य में जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स करें कि राज्य के कप्तान, उस थाने का थानेदार, कोतवाल वो जिम्मेदार होगा जहाँ क्राइम होगा महिलाओं के खिलाफ। राज्य में इस समय जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि कोई कैबिनेट का निर्णय, आप सारे कैबिनेट के निर्णय सरकार के पिछले 3 वर्षों के आप उठा लीजिए। धरातल पे कौन सा कैबिनेट का निर्णय उतरा? धरातल पर, जमीन पर कौन सा ऐसा निर्णय है जिससे कोई क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तराखंड के अंदर हो गया होगा? 8 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलते हुए हो गए। इस राज्य की सरकार में धामी जी को 3 साल पूरे हो गए। इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री पिछली सरकार में रहे, लेकिन राज्य में नौजवानों के भविष्य के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए कोई ऐसा काम बतावें जिससे किसी को राहत मिली हो, रोजगार मिला हो, नौकरी मिली हो, काम मिला हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय को लिया गया है, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 10 करोड़ तक की लागत के जो कार्य हैं वो स्थानीय पंजीकृत फर्म को ही दिए जाएंगे। और साथ में जो उत्तराखंड योग नीति है उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति मिल गई है, मोहर लग गई है। और अब योग नीति के माध्यम से 13,000 से ज्यादा जो रोजगार है वो इस दिशा में सृजित होने जा रहे हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बड़े उद्योगों को लगाने के लिए अनुदान है, स्टाम्प ड्यूटी है, उसमें छूट मिल रही है। और जितने भी हमारे तीमारदारों को लेकर विश्राम गृह की योजना है उस दिशा को हम आगे उसमें बढ़ रहे हैं। और उपनल कर्मचारियों को लेकर एक विशेष समिति का गठन किया है, जिससे आने वाले समय में जो निर्णय है वो उनके हित में लिए जाएंगे। प्रदेश हित में माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं। हमारी सरकार भाजपा संकल्पित है, प्रदेश हित के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर देखें तो जहां प्रदेश में 5 नए योगा हब, स्थानीय उत्पादों को वरीयता, स्थानीय लोगों को रोजगार की बात धामी सरकार कर रही है और इन फैसलों की खूब तारीफ भी हो रही है, वहीं ये देखना होगा कि ये धरातल पर कब तक उतरती हैं और प्रदेश हित में कितनी कारगर साबित होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।